हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। आपको पता है कि बैंक पेंशन अपडेशन से संबंधित जितने रूल्स रेगुलेशंस और जो जो वकील या जो जो जानकार लोग हैं उनके व्यूज मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। इस क्षेत्र में काफ़ी ऐसे वकील भी हैं और जानकार व्यक्ति भी हैं जो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, और मैंने अपने चैनल को उनको जगह दे रखी है कि आप हमें बताएं, आपके व्यूज हम लोगों तक पहुंचाएंगे। अब ये तो आपको भी पता है ये क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ये तो क्या नाम है, शेर और बकरी जैसा कनेक्शन हो गया है। अब शेर तो वही है, युवा ही यू जिसने मैंने कहा था कि मांद से निकला है। अब कल जो व्यक्ति कोशिश कर रहे हैं कहीं कुछ हो जाए, लेकिन जो जानकारियां जो आ रही हैं वो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। आज हमारे पास जानकारी दी रमेश के भटेजा जी ने, ये पेंशनर हैं एसपीबीजी के, और इस प्रकार की जानकारी पहले भी आपको दी जा चुकी है। उन्होंने भी जानकारी दी है, वेणुगोपालन साहब ने जानकारी दी, पाटनी साहब तो लगे ही हैं, और देवाशीष मजूमदार हैं जो लखनऊ के, वो भी लगे हुए हैं। और आज मैं इसी के बारे में आपको बताऊंगा। तो उन्होंने एक पत्र लिखा, डियर पेंशनर फ्रेंड्स, these days the issue of pension updation in banks has become a burning issue. All activists, retirees unions are writing letter to different authorities. Till date, as per my opinion, we may have hope in the near, but sometimes we get desperate. बोला हो सकता है भविष्य में हमें मिल जाए, लेकिन कभी कभी हम डेस्परेट हो जाते हैं। In spite of concrete judgment in Rajasthan High Court and the comments and observation in Supreme Court, our bank managements and DFS are not taking cognizance, and instead of taking decisions as per prevailing Memorandum of Settlement 993, minutes of a small committee meeting of 26/394, and finally a subordinate act named as Pension Regulation 995. They have left the issues on Supreme Court to decide. Here I would like to mention the relevant highlights. अब वो उनकी जो हाईलाइट्स हैं वो उनको बता रहे हैं। अब ये जो बता रहे हैं कि जो एससी का जजमेंट था 2015 में राजस्थान के कोई, उसमें उसके बारे में ये बता रहे हैं, और ये केस काफ़ी चर्चित है। इसके बारे में वेणुगोपालन साहब ने बहुत लंबा चौड़ा लेटर रखा, मैंने आपको डाल दिया था। उसके बाद फिर उसके ऑब्जर्वेशंस और उसके जो ब्रीफ आए थे पाटनी साहब ने, मैंने वो भी आपको डाला था। और आपको उन्होंने भी बताया था अपने जो क्या नाम है, जे.एन. शुक्ला साहब, जे.एन. शुक्ला साहब से मेरी बात हुई थी। ही इज ए वेरी नाइस पर्सन, नॉलेजेबल आदमी है। तो इन सब के जो व्यूज आ रहे हैं और आप तक पहुँचे, और ये जो कोशिश में लगे हुए हैं, मैं आप तक उनको न्यूज को पहुंचा रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट इन सिविल अपील नंबर 1123 विच इज द जजमेंट ऑन पेंशन इन 2015 एंड जजमेंट ऑफ 13/2/18 द हाईलाइट्स, और बता रहे हैं इन जजमेंटों की जो हाईलाइटें इस प्रकार की हैं। ये जानकारी जो भटेजा जी दे रहे हैं ये केवल आपके लिए तो है ही है, खास करके जो सुप्रीम कोर्ट में वकील केस लड़ रहे हैं ये उनके लिए भी है, क्योंकि ये उससे रिलेटेड चीजें हैं। बहुत कुछ बताया जा चुका है। इसके बावजूद भी यदि ये सुप्रीम कोर्ट में केस हार जाते हैं शिवराम जी, तो हम तो यही समझेंगे कि इनकी लापरवाही है, इनकी नेगलिजेंस। फिर भी एलआईसी का केस है, 11 या 12 नवंबर को उसकी सुनवाई होनी है, लगभग फाइनल पे पहुंच रहा है। फिर आरआरबी का केस आ रहा है, वो भी आधारशिला रखेंगे हमारे पेंशन अपडेशन की। लेकिन एनीवे, जो भटेजा जी ने जो कुछ भी कहा है, मैं चाहता हूं उसे मैं आप तक पहुंचाऊं। ये ऑलरेडी बताया जा चुका है, बार बार ही बताया जा चुका है। वो कहते हैं द जजमेंट है रिकॉग्नाइज दैट रिवीजन ऑफ पेंशन एंड रिवीजन ऑफ पे स्केल्स आर इनसेपरेबल। बहुत बड़ी बात कह दी। जो आप पेंशन ले रहे हो और उसके बाद जो पे रिवाइज होती है, इनमें दोनों में संबंध है, इंटरलिंक्ड है, ये इनको अलग नहीं किया, इनसेपरेबल है। इसका मतलब जब जब बेस सेटलमेंट होगा आपकी पेंशन रिवाइज होगी, जिस प्रकार सेंट्रल कर्मचारियों की होती है। ये
माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला है 1123/2015। कोई राजस्थान का केस था, स्टेट ऑफ राजस्थान अदर्स वर्सेज महेंद्र सिंह, ऐसा कोई केस था। इट हैज ऑल्सो रिट्रेटेड दैट ऑन रिवीजन दैट द बेसिक पेंशन कैन नॉट बी लेस देन 50% ऑफ द बेसिक पेंशन इन द मिनिमम ऑफ द पे। उन्होंने ये भी कहा था कि जो पेंशन है किसी भी हालत में मिनिमम ऑफ पे से 50% से कम नहीं होगी। आगे, पे बैंड इन द रिवाइज्ड स्केल करस्पॉन्डिंग टू द प्री रिवाइज्ड स्केल, मतलब यदि किसी की पे या पेंशन है तो प्री रिवाइज स्केल और रिवाइज स्केल की जो मिनिमम है और वो है उससे उसकी कम नहीं होगी। When pension is upheld to be right and not a bounty, upgradation of pension is also a right and not a bounty payable on the sweet will and pleasure of the bar। ये बहुत बड़ी बात कोर्ट ने कही थी। खैरात नहीं दे रहे हो, पेंशन एक राइट है। ये कभी ऐसा मत रहा करता था कि जो पेंशन है वो सॉवरेन या गवर्नमेंट की बिल पर है, लेकिन और कोर्ट में इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन इसकी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी और उसने कहा कि पेंशन जो है बाउंटी नहीं है, ये एक राइट है और इस राइट को गवर्नमेंट नहीं ले सकती। एंड दिस राइट इज सब्जेक्ट टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस। मतलब ये सारी चीजें जितनी भी कह रहे हैं, दैट द राइट ऑफ द पेंशनर टू रिसीव पेंशन इज प्रॉपर्टी अंडर एक्ट 30.1 एंड बाई मेयर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर द स्टेट हैड नो पावर। बोला ये जो आपकी पेंशन है एक प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी को किसी भी हालत में जो एग्जीक्यूटिव है, सिंपल किसके पावर नहीं है इनको कोई भी किसी प्रकार का रूल वगैरह बनाने उसको वापस लेने का। That even an award made under the Industrial Dispute Act 1947 cannot be inconsistent with the law laid by the legislature or by the Supreme Court, and if it does, it is illegal and cannot be enforced. There cannot be two types of pay scales, one for the purpose of continuing service up to the age of retirement and the other for the period between 58 to 60 years. उसके बाद it must be kept in mind that pensioner is earned wages and during the wage revision and updation have a nexus and cannot be separated। यानी साथ में बोला कि जो वेज रिवीजन और जो कुछ भी है इन दोनों में संबंध है और इनको आप अलग नहीं कर सकते हो। अब सवाल ये उठता है, हमारा तो रेगुलेशन है ना, 1995 का जो रेगुलेशन है उसकी भावना को यदि पढ़ा जाए, उसकी भावना को यदि देखा जाए, इंटेंशन को देखा जाए, इंटेंशन 1993 के बेज जो पेंशन सेटलमेंट था, पेंशन सेटलमेंट हुआ था 29 उसमें है। उसके बाद उसकी जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस स्मॉल कमेटी को दी गई थी वहाँ अपडेशन है। उसके बाद उसके बेस पे इन्होंने जो 1995 में रेगुलेशन बनाया उसमें अपडेटिंग है 30.1 में। जब ये अपडेटिंग इनके दिमाग में था तो अपडेटिंग का मतलब तो यही होता है कि जो रिटायर्ड हो गए उनकी पेंशन को बेज सेटलमेंट के साथ साथ में रिवाइज किया जाए। बड़ा सीधा साधा है और किया भी है। अनेक्चर 1 में 1995 वालों से पहले किया भी है। अब केवल और केवल उसको आगे नहीं ले गए और आगे नहीं ले जाने का मेन कारण यह था कि हमारी बैंक यूनियंस की मेहरबानी, क्योंकि उनको आनंद आ गया कि इनको कुएं में जाने दो, हमारा जो धंधा है, हमारा जो पैसा आएगा, सब्सक्रिप्शन आएगा, वो आएगा केवल और केवल रेगुलरली पेमेंट होने के वक्त उनके अकाउंट से जो सर्विंग एम्प्लॉयज हैं उनका ध्यान रखो, इनको कुएं में जाने दो। यही कारण है कि एक स्पेशल अलाउंस जिसकी कोई जरूरत नहीं थी वो रखा गया केवल और केवल इसलिए टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द सर्विंग। उनके लिए रखा, वो खुश हो गए और उनसे आराम से उनका धंधा चलता है। वो नहीं करते तो शायद वो नहीं देते पैसा।
और 2015 में नो कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी का एक क्लॉज भी दस्तखत करके बैठ गई यूनियन। और वो जो स्पेशल अलाउंस है उसकी जो रेट है समझ में नहीं आता। जैसे आपका 12वां बेस सेटलमेंट में 17% इंक्रीज हुआ था, तो ये शुरू में जो ये आया था 2012 में, उस समय इसकी 6-7% रेट थी, लेकिन आज इसकी 31% है, यानी 500 गुना बढ़ गया। 500 गुना इसकी रेट बढ़ी। और इसकी रेट बढ़ने के साथ साथ जो सैलरी में रिवाइज हुआ उससे भी बढ़ा, यानी पेंशन का जो पैसा आना चाहिए था इन्होंने स्पेशल अलाउंस दे दिया। और उसके बाद में इन्होंने ये सोचा कि इनको बेवकूफ बना देते हैं, लेकिन स्पेशल अलाउंस भी इनको ग्रेचुटी नहीं देंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। अब उसमें ये ऐसे फंस चुके हैं कि इनके पैरों की जमीन खिसकने वाली है, क्योंकि जब ये स्पेशल अलाउंस को इसमें जोड़ेंगे और जब पेंशन देंगे तो इनको पता चलेगा क्या गलती कर बैठे। इन्होंने सोचा हमने एग्रीमेंट किया है और सब कुछ हो जाएगा, लेकिन आपको पता है कि उत्तर हाई कोर्ट ने स्पेशल अलाउंस को ग्रेचुटी, पेंशन और कम्यूटेशन तीनों के लिए अलाउ कर दिया है। अब उसका केस सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है। तो कहने का मतलब यह है कि यहां भटेजा साहब ने जो कुछ भी डाला, मैं उस मैटर को आप तक पहुंचाना चाहता था। थैंक यू भटेजा साहब। कोई भी व्यक्ति जो रीजनेबल, एनफोर्सिएबल तथ्य, फैक्ट या मैटर हमारे पास डालेगा, हम उसको यहाँ बताएंगे लोगों के लिए। और इसी काम के लिए मैंने इस चैनल खोल रखा है। अब मैं इसको यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।